स्टूडेंट्स, हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो हमारी चल रही थी। उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका बेसिक एंड ह्यूमन में कैसे कैसे एक्सक्रीशन हो सकता है, कैसे कैसे जो वेस्ट रिमूवल होता है वो चलता है, उसका बेसिक हमने पढ़ लिया था कि भाई जो असेस्ट्री ऑर्गन है जैसे कि लंग्स हो गया वो एक फंक्शनिंग तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का करे, उसके साथ में जो CO2 वेस्ट रिमूवल उसको कर रहा है। तो इसी टाइप से हमने जो बेसिक था वो पूरा पढ़ लिया था। इसके अलावा किडनी की डिटेल्स भी हमने पढ़ ली थी कि किडनी के कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या काम करते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ ली थी। तो आज हमें जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो कि ओवरऑल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन फॉर्मेशन है, वो कैरी करती है, उसके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की वो होती है नेफ्रॉन। जहाँ पे किडनी की स्ट्रक्चर है उसको भी कौन मेंटेन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। और जो फंक्शनिंग चल रही है किडनी की वो भी पूरी की पूरी किसके द्वारा मेंटेन की जा रही है, नेफ्रॉन। क्योंकि नेफ्रॉन ही है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगी, पूरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, री एब्जॉर्प्शन, री सिक्रेशन, सारी की सारी प्रोसेस है वो कहाँ पे चलती है, नेफ्रॉन के अंदर चलती है। तो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। और हर एक नेफ्रॉन किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, लेकिन हर एक जो नेफ्रॉन है उसका फंक्शन इंडिपेंडेंटली चलेगा। ये नहीं कि एक नेफ्रॉन कम काम कर रहा है दूसरा ज्यादा कर रहा है तो उसका काम दूसरा नेफ्रॉन शेयर कर लेगा, उसके साइड वाला नेफ्रॉन उसकी जगह फिल्ट्रेशन कर देगा। ऐसा नहीं चलता है। एक नेफ्रॉन ब्लड फिल्ट्रेशन कर रहा है, चाहे वो कम कर रहा है चाहे थोड़ा कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली करेगा, वो किसी एक दूसरे की हेल्प यहाँ पे नहीं लेते। तो फिर उसके बाद जो किडनी का थोड़ा सा बेसिक वहां पे पूरी डिटेल तो पढ़ा दी थी, लेकिन एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि जो किडनी का कलर है वो कैसा होगा। डार्क रेड या पर्पलिश कलर होता है, बीन शेप होती है। एंड वेट की बात करें तो 125 टू 170 ग्राम होता है। इसका साइज की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होगी एंड 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। पोजीशन की बात करें तो जो वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है उसके साइड में प्रेजेंट होती है। नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। एंड हर एक नेफ्रॉन इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो अपना काम, अपनी प्रोसेस है वो अपने क्वांटिटी में कितना यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली करता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। हर एक नेफ्रॉन, जो मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट है उनमें से हर एक नेफ्रॉन अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा। ये किडनी की डिटेल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी एक बार मैंने से फिर से रिपीट कर दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो किडनी का सॉरी नेफ्रॉन का डायग्राम है वो कैसे बनाए। तो नेफ्रॉन का डायग्राम बिल्कुल इजी है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई मतलब बात नहीं है कि भाई कंफ्यूज हो रहे हैं या डायग्राम बन नहीं रहा है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इजीली बन जाएगा। पहले आप जो मेन मेन डायग्राम है इसको बनाओ, उसके बाद इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स है वो मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये पहले हमें ब्लड वेसल्स के बारे में नहीं पढ़ना, पहले हमें जो मेन स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की उसके बारे में पढ़ना है। तो जो ये राउंड राउंड ये वाली शेप हमें दिखाई दे रही है, ये वाली शेप, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसके अंदर शो नहीं हो रहा, लेकिन जो बोमेन कैप्सूल है इसके अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यहाँ से जो वेस्ट है वो फिल्टर आउट होके आगे जो ये लूप वाली स्ट्रक्चर बन रही है, जिगजैग लूप वाली स्ट्रक्चर बन रही है, इसको बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। तो पीसीटी है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देन ये जो डिसेंडिंग नीचे की तरफ ये एक लूप फॉर्मेशन होगी और इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। जो नीचे की तरफ पूरा यहाँ तक का प्रोसेस हो गया डीसीटी, और फिर नीचे आके ये पूरा लूप ऑफ हेनले, इसको डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको बोलेंगे लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, मेन पोर्शन पे लूप ऑफ हेनले, एंड ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा डीसीटी। डीसीटी क्या होगा, डीसीटी के अंदर दोबारा से जो सिक्रेशन है वो जो प्रोसेस है
वो चलेगी इसके अंदर, और लास्ट में फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसको जो वेस्ट है वो ला के दे देते हैं, यहाँ से फिर यूरिन फ्लो करके यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिथेरा के थ्रू बाहर हो जाता है। तो पूरा का पूरा क्या हुआ कि बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुई, वहां से पीसीटी के पास पास किया जाएगा जो वेस्ट रिमूवल किया गया उसको, देन हुक ऑफ हेनले के पास, देन डीसीटी, एंड देन लास्ट में ये आएगा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के पास। ये सारे जैसे डीसीटी होगा, पीसीटी होगा, बोमेन कैप्सूल होगा, ये तो हर एक नेफ्रॉन का अपना अलग अलग पार्ट होता है। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक ही डक्ट होती है। देखो यहाँ से ये यहाँ से मिक्स हो रहा है, इधर से कोई दूसरा नेफ्रॉन है उसकी कलेक्टिंग डक्ट होगी, इधर से कोई दूसरा नेफ्रॉन है उसकी डक्ट होगी, इधर से किसी और नेफ्रॉन की। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक ही कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और बात करें जो ये भाई ये रेड रेड कलर क्या शो किया गया है, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे जो आर्टरियोल्स है उनको रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ब्लड फ्लो जो किडनी है उसको भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए ये जो पूरा का पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, कैसे पूरा सिस्टम चल रहा है, तो देखो यहाँ पे रेनल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और यहाँ पे रेनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड डिप्लीटेड मतलब जिसके अंदर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ब्लड को कैरी करती है। तो ये पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई, जैसे कि यहाँ से तो क्या वेस्ट, जिस ब्लड के अंदर वेस्ट था वो एंटर किया, यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में ये फिल्ट्रेट होगा और फिर ये आगे फिर पास किया जाएगा। फिर ये हर एक पोर्शन के पास, पीसीटी के पास भी ये कवरअप होना चाहिए, लूप ऑफ हेनले के पास भी ये कवरअप होना चाहिए हमारा नेफ्रॉन ब्लड वेसल से, और जो डीसीटी है वहां भी लूप ऑफ सॉरी जो ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये आगे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे देखो जो एफरेंट एट्रियोल है इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, ये वाइड है। वाइड क्यों है? क्योंकि यहाँ से वेस्ट ब्लड के अंदर प्रेजेंट वो वाला ब्लड यहाँ पे एंटर कर रहा है, और यहाँ पे जो इफरेंट एट्रियोल है ये नैरो हो गया। नैरो क्यों हो गया? यहाँ पे सिर्फ प्योर ब्लड है वो पास हो रहा है, या इसके अंदर कोई भी वेस्ट नहीं है, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से वाइड और नैरो है। ये पूरा का पूरा कवरअप होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया पूरा कैसे कैसे, जैसे पीसीटी के बारे में बता दिया, और वोमन कैप्सूल के बारे में बता दिया, डीसीटी के बारे में बता दिया, कलेक्टिंग ट्यूबल्स के और हेनले, ये पूरा का पूरा बता दिया है। ये दिखा जैसे कि नेफ्रॉन हमने बताया था कि बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। दूसरा, एक नेफ्रॉन और न्यूरॉन के बीच कंफ्यूज नहीं होना। न्यूरॉन आप लोगों ने 9th क्लास में टिश्यू वाला चैप्टर है वहां पे पढ़ा होगा। तो न्यूरॉन अलग चीज है, नेफ्रॉन अलग चीज है। नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, न्यूरॉन है वो एक नर्व सेल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी न्यूरॉन आए और उसकी जगह नेफ्रॉन एक्सप्लेन करके आ जाओ, और नेफ्रॉन आए उसकी जगह न्यूरॉन लिख के आ जाओ, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। न्यूरॉन है वो नर्व सेल है, और नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में। तो जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, वो मेनली कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे वो देखना है। तो नेफ्रॉन है उसकी लेंथ मेनली 3 सेंटीमीटर होगी, एंड डायमीटर की बात करें तो 20 to 30 मीटर इन डायमीटर, सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है ये। ठीक है, इसके पार्ट्स की बात करें तो मेल्फिगेन कैप्सूल होता है। मेल्फिगेन कैप्सूल के अंदर दो पार्ट होंगे, बोमेन कैप्सूल एंड जो बोमेन कैप्सूल है, और इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन पोर्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्फिगेन कैप्सूल। दो बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस जो है इन दोनों को मिक्स कर देंगे, एक साथ ज्वाइंट कर देंगे, तो उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं मेल्फिगेन कैप्सूल। देखते हैं क्या बताया गया है। ए नेफ्रॉन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग रीजन, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 to 30 इन डायमीटर, 20 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना होगा? 20 to 30 सेंटीमीटर। मेल्फिगेन कार्पेसल्स की बात करें तो हम यहाँ पे दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है, ये बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस पार्ट। ठीक है,
बोमेन कैप्सूल है वो कप शेप स्ट्रक्चर है जो डबल वॉल है एंड होलो स्ट्रक्चर है जो कि कैपिलरीज के नेटवर्क से घिरा हुआ जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दिस इज ए मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद द इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर्टरियोल्स। देखिए ये क्या है हमारा बोमेन कैप्सूल, ये वाला पार्ट क्या है हमारा बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल किससे घिरा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा दूसरा कलर लेना पड़ेगा, चले ये देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट है ये क्या है ग्लोमेरुलस, और इन दोनों के मिक्सचर बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेल्फिगन कार्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल दोनों पार्ट्स को इकट्ठा कर दे तो इसको बोलेंगे मेल्फिगन कार्पसल्स। बोमेन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है, डबल वॉल स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और उस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मास ऑफ ब्लड है, मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो कि उसके अंदर एट्रियोल्स आ भी रहे हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। देखिए ये यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल एंटर भी कर रहा है और यहाँ पे जो इफरेंट एट्रियोल है ये बाहर की साइड निकल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा मेल्फिगन कार्पसल्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेनल ट्यूबुल्स की, कि रेनल ट्यूबुल्स है उनका क्या काम है। रेनल ट्यूबुल्स है वो बोमेन कैप्सूल के बाद जो डीसीटी एंड पीसीटी वाला पार्ट बच गया वो इंक्लूड करते हैं, जैसे और हैनल लूप, ये तीनों के तीनों पार्ट है ये कैरी करता है। और इनमें अलग अलग जैसे कहीं पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, कहीं पे सोडियम और अमोनिया है उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा, ये आगे हम डिटेल पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस हो उसके अंदर। तो रेनल ट्यूबुल क्या है, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो बोमेन कैप्सूल को छोड़ के जो बाकी का पार्ट बच गया नेफ्रॉन का उसको हम क्या बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। इट कंटिन्यूअस विद द बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल से ये देखिए यहाँ से ये पार्ट निकल रहा है पूरा का पूरा, यहाँ से देखिए बोमेन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी है, यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले है एंड ये यहाँ पे डीसीटी है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ से निकल रहा है बोमेन कैप्सूल से। इट डिफरेंशिएट इनटू फॉलोइंग रीजन, अलग अलग रीजन में डिवाइड होगा। paroxial convoluted tubules, Henle's loop and distal convoluted tubules, PCT, Henle loop, DCT, ये पूरा का पूरा कवर अप करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस या एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो कैसे चलती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि भाई फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, कहाँ होगा बोमेन कैप्सूल में होगा, और बोमेन कैप्सूल के अंदर भी जो ग्लैमरस पार्ट है उसके अंदर होता है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन वहां पे फिल्टर आउट हो जाता है वेस्ट से कि भाई प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स है जैसे सोडियम वगैरह हो गए, वाटर कंटेंट हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, वो भी जरूरी है, लेकिन वो आगे जाके रीअब्जॉर्ब होंगे। यहाँ पे क्या हो गया जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे मेनली प्रोटीन है वो क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसके अंदर फिल्टर आउट हो जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग द ब्लड, ये फर्स्ट स्टेप है ब्लड को फिल्टर आउट करने का। दिस अकर इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस है उसके अंदर ये प्रोसेस चलती है एंड इट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए कैसे चलती है, ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, ब्लड यहाँ से एंटर करेगा बोमेन कैप्सूल के अंदर, जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है हमारा उसके अंदर ये क्या होगा फिल्टर आउट होगा और फिर ये इफरेंट एट्रियोल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। एफरेंट एट्रियोल ब्लड को एंट्री दे रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, ब्लड यहाँ से रिलीज हो गया, नीचे जो वेस्ट था वो पीसीटी में भेज दिया जाएगा और आगे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। ये देखिए पूरे पूरे पार्ट्स दिखा रखे हैं कि क्या हुआ, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन हो गया जैसे कि प्रोटीन। उसके बाद ये फिर पीसीटी के पास पहुंच गया, पीसीटी में क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन होगा
देन H2O है, वो कहाँ पे, लूप ऑफ नेफ्रॉन है, लूप ऑफ हेनले है, वहां पे जाके रीएब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा डीसीटी में फिर कुछ एक वेस्ट पार्टिकल आफ्टर द फिल्ट्रेशन भी ब्लड के अंदर चले जाते हैं, उनको दोबारा से सीक्रेट किया जाएगा। एंड जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर से भी कुछ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। ये वन बाय वन पूरा स्टेप हम पढ़ेंगे। तो जो सेकंड स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप हो गया, जिसमें लार्जर पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन वो सारे के सारे जो हमारे फिल्टर आउट हो चुके हैं बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। उसके बाद आती है प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन की, कि भाई बड़े बड़े पार्टिकल्स और ये फिल्टर आउट हो गए, लेकिन कुछ एक जैसे कि सोडियम है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि बॉडी को जरूरत है, लेकिन वो भी आगे यूरिन के साथ मतलब जो वेस्ट था उसके साथ आगे पास हो गए। तो उसको कैसे मतलब दोबारा से बॉडी के अंदर वापस से लाया जाए, तो उसके लिए रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ से जो वेस्ट है कहाँ पे जाएगा, पीसीटी के पास जाएगा, और पीसीटी के पास जाएगा तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है। ये देखिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और इन ब्लड वेसल्स का हमने बताया था कि हर एक पार्ट के पास ब्लड वेसल्स होनी जरूरी है। जो नेफ्रॉन का पार्ट है उस हर एक पार्ट के पास ब्लड वेसल होनी जरूरी है। तो ब्लड वेसल होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होगा उस टाइम डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ये नेफ्रॉन के पार्ट से ब्लड वेसल्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह चले गए, अमाइनो एसिड चला गया, एक्सेस अमाउंट में वाटर चला गया वेस्ट के साथ, उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो पीसीटी में जो ब्लड वेसल्स है वो इसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। क्या क्या रीअब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पे, साल्ट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और वाटर, ये रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से हो जाता है। ब्लड कैपिलरी इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, वो इसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। The ultrafiltrate contains the salt, glucose, amino acid, urea, uric acid and large amount of water. अल्ट्राफिल्ट्रेशन ने जो वेस्ट पास किया उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, साल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इनमें से ग्लूकोज, साल्ट, अमाइनो एसिड, वाटर ये क्या है, रीएब्जॉर्ब होंगे। नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट में ये सारे के सारे रीएब्जॉर्ब होंगे। ग्लूकोज, साल्ट, अमाइनो एसिड, water are reabsorbed by the various part of nephron and finally they enter into the surrounding blood capillary। उसके चारों तरफ जो blood capillaries है उनके द्वारा ये reabsorb कर ले जाएंगे by the diffusion process। The selective reabsorption of sodium, amino acid and glucose reabsorbed from the filtrate back into the blood। reabsorption का काम ही क्या है कि जो एक्स्ट्रा सिलेक्टिव पार्ट चला गया जो कि बॉडी के लिए जरूरी था, ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, उनको रीएब्जॉर्ब करना है। फिर बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा कि भाई जब रीएब्जॉर्प्शन हुआ या फिल्ट्रेशन हुआ उस टाइम पे कुछ मतलब हार्मफुल जो पार्टिकल मतलब कुछ वेस्ट था हार्मफुल, वो ब्लड के अंदर रह गया। ये तो जरूरी नहीं कि भाई पहली बार में फिल्टर किया और उसी टाइम पे वो पूरा का पूरा फिल्टर आउट होके और बिल्कुल प्योर हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ एक इम्प्योरिटीज फिर भी चली जाती है उसके साथ, या तो रीएब्जॉर्प्शन के टाइम ऐड हो जाएंगे या फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो फिर उसको तो बाहर निकालना है ब्लड से, क्योंकि ब्लड के अंदर तो वेस्ट हमें चाहिए ही नहीं। तो जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है उसमें क्या होगा कि जो वेस्ट चला गया ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो दोबारा से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आउट करेगा उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरोज जो दिखा रखे हैं ये शो भी कर रहे हैं हमें। ये वाले जो एरो है ये हमें क्या शो कर रहे हैं, ये एरो हमें शो कर रहे हैं कि जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट चला गया वो वापस से कहाँ पे आ रहा है, नेफ्रॉन के अंदर है। वो वापस से नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है और दोबारा से वो फिल्टर आउट होगा। इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज इनटू द ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये क्या कर रहा है, इस प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, जो वेस्ट है ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया या ब्लड कैपिलरीज के अंदर रह गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में दोबारा ग्लोमेरुलस मोमेन कैप्सूल के पास आएगा और वहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए यूरिन फॉर्मेशन के कि कैसे कैसे ये प्रोसेस चलती है पूरी। जब लास्ट में ये फिल्ट्रेशन हो चुका होगा, ट्यूबुलर सिग्रेशन वाला फिल्ट्रेशन हो चुका होगा, वो लास्ट में जो वेस्ट बचेगा यूरिन जिसको हम बोलते हैं वो
आगे यूरिटर के थ्रू कहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर वो यूरिथेरा के द्वारा हम बाहर रिलीज कर देते हैं। तो एक बार पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, हर एक नेफ्रॉन इंडिपेंडेंटली काम करता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ी कि बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ये दोनों फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। पीसीटी, डीसीटी और लैपोफूले ये रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। और कलेक्टिंग डक्ट है, वो क्या करेगी, यूरिन को फ्लो करने का काम करेगी। हर एक पार्ट जब फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि जो चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये कुछ एक जो एक्स्ट्रा अमाउंट में अमाइनो एसिड वगैरह, सोडियम, वाटर, ये सारे चले गए, उनको रीअब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। और जो हमारी डीसीटी मतलब जो लास्ट में सिक्रेशन वाला स्टेप था कि भाई कुछ वेस्ट रह गया, वो दोबारा से सिक्रेट आउट होगा। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ा कि भाई बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस है, ये दोनों को एक साथ करके बोले, मतलब ज्वाइंट करके बोले, दो पार्ट हैं ये अलग है, और ये इन दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो इनको बोलेंगे मेल्फिगन कार्पसेल्स। रेनल ट्यूबल्स के 3 पार्ट है, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में 3 पार्ट इंक्लूड होंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में होगा, वहां पे पूरा का पूरा जो फिल्टर आउट बड़े बड़े पार्टिकल्स है लाइक प्रोटीन, वो यहाँ पे मतलब फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिलीज हो गए थे वेस्ट के साथ, उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। ट्यूबुलर सीक्रेशन में कुछ एक वेस्ट पार्टिकल ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, उनको रीसिक्रेट करके, और कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर ये दोबारा से फिल्टर आउट किया जाएगा। और फिर जो यूरिन है उसको थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट इसको कहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा, यूरिटर, और यूरिटर से फिर ये कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिथेरा के थ्रू इसको हम बाहर रिमूव आउट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन एंड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है कि अगर हमारी किडनी फेल हो जाए, अगर किडनी फेल हो जाए या नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुकी है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। मतलब जब किडनी फेल हो चुकी है, होमोडायलिसिस जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में पढ़नी है, और प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोसेस कैसे चलती है उसके बाद, मतलब लास्ट कल एक वीडियो लास्ट होगी इस चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एमसीक्यू मतलब सोल्व करने इसके, क्योंकि अब की बार का पैटर्न आपको पता है, एमसीक्यू प्रोसेस पैटर्न है। अब की बार ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको, ये नहीं कि हर बार की तरह भाई थ्योरी आएगी और डायग्राम बना के वो करना। थ्योरी भी आएगी लेकिन एमसीक्यू वाला प्रोसेस ज्यादा है यहाँ पे, तो हमें एमसीक्यू की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो फिर एक दो वीडियोज हम एमसीक्यू के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ समझ में आई, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।